हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 11 जुलाई के भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो भी हम देख लेंगे। तो यू शुड मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो सेशन। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज 12 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे एक मनाया जाता है। क्या है वो? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो 2020 की जो थीम है वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन द टाइम ऑफ कोविड-19। हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ठीक है। अब यही थीम क्यों फोकस किया गया इस थीम पे? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब से मनाया जाता है, किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, तो वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस पे जो ये फोकस की गई है थीम बच्चों पे और मतलब मेनली वुमेन पे, तो ये इसलिए की गई है क्योंकि आपको पता है कि पैंडमिक हुआ कोविड-19, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस जो थे डोमेस्टिक वायलेंस के रजिस्टर हुए, ठीक है, जिसमें मतलब प्रेगनेंसी के केसेस भी थे। हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी लेवल जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है आने वाले टाइम में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अब इससे क्या हो रहा है, जो अबॉर्शन की जो प्रैक्टिस है वो भी मतलब एक गलत तरीके से हो रही हैं, बिना डॉक्टर के मतलब रिकमेंडेशन के वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। और जो भी हमारी जो मिडिल और लोअर इनकम की जो देश हैं, वहाँ पे जनरली महिलाओं को क्या नहीं हो पाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो एक्सेस नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से भी ये समस्या हो रही है, वो सारा एक बार देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, तो इनके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट वुमेन ही है। और इंडिया में लॉकडाउन के बीच में क्या होता, देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अनेबल टू रीच हेल्थ केयर सेंटर्स फॉर डिलीवरी, है ना। तो ये केसेस भी हमें देखने को मिले थे। UNFPA जो है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यहाँ पे बोला गया है कि 47 मिलियन जो वुमेन है, तो ठीक है, जो यही चीज़ मैं बता रही थी, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ की, इनको मॉडर्न जो कंट्रासेप्टिव्स है उसका एक्सेस भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से ये जो लॉकडाउन लाइक डिसरप्शंस हैपन एंड वुमेन आर ऑल्सो हिट हार्डर इकोनॉमिकली ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस, क्योंकि जो 60% ऑफ वुमेन है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अपने जो लिवलीहुड है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करती थी और अभी उनकी जॉब ऐसे है नहीं। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है, यही मेन रीज़न है इसकी थीम ये रखने का। एंड सबसे पहले जो रिकमेंडेशन दी गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिकमेंड किया था द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इन 1989। कब किया गया था? 1989 को, इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट अवेयरनेस दैट वाज क्रिएटेड बाय 5 बिलियन डे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 5 बिलियन हो गई थी जुलाई 11 1987 को, इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी कितनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब काफ़ी सारे, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सब जगह ही ये इम्पैक्ट किया है। और दूसरी चीज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड मेंटल हेल्थ अमंग अदर इश्यूज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें ली गई हैं। ये कोरोना वायरस के केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आज 12 जुलाई की बात करें तो कितने केसेस हो गए? 8 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए इंडिया में। डेथ्स 22,687, रिकवरी भी हुई है। और अभी भी महाराष्ट्र पहले नंबर पे, अमिताभ बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, दोनों को ही कोरोना वायरस वो पॉजिटिव, कल ही उनके टेस्ट हुआ था, तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा पूरी मतलब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे US ही है, फिर सेकंड नंबर पे ब्राज़ील और थर्ड नंबर पे हम इंडिया, ठीक है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कल सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे, ठीक है। 27,000 मतलब 27 यस 1000 यहाँ पे शो किए गए हैं वर्ल्डोमीटर की साइट पे। और बाकी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख, तो ये अमिताभ बच्चन सन अभिषेक टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। एंड महाराष्ट्र नंबर 1 पे, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जयशंकर ऑन डिसंगेजमेंट वेरी मच अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, तो उनका ये कहना है कि चाइनीज़ ने जो है फिंगर 4 के पास में जो बेस है पेंगोंग के पास में, तो वो क्या कर दिया है, विकेट कर दिया है। एंड यहाँ पे यही इंडियन आर्मी के जो सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि चाइनीज़ ट्रूप्स हैव विकेटेड द बेस एट फिंगर 4 इन पेंगोंग सो एंड हैव
थिंड देयर स्ट्रेंथ समवट ऑन द रिज लाइन। लेकिन जो चाइनीज़ ट्रूप है वो कह रहे हैं कि अभी उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे, दे आर स्टिल प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ द रिज लाइन अबव फिंगर 4, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिंगर 4 जो है मतलब पेंगोंग सो लेक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये टास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था, ठीक है, और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है और 17A है, ठीक है, गोगरा वाला रीजन, गलवान वैली वाला रीजन। तो यहाँ से जितने ट्रूप्स यहाँ थे उन सबको मिला के अकेले के यहाँ पेंगोंग सो में, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। इंडिया पोस्टिंग की डिप्लोमेट टू ताइवान अमिड चाइना टेंशन। तो इंडिया ने फाइनली फॉर्मली अभी हमने अनाउंसमेंट करना बाकी है, ताइवान में जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इंडिया हैज़ चूजन अ सीनियर डिप्लोमेट हैंडलिंग इंडो यूएस रिलेशन एज इट्स न्यू इनवाइट ताइपी। तो इनका नाम क्या है? गोरंग लाल दास, ठीक है, गोरंग लाल दास। करंटली ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विल बी द नेक्स्ट एनवॉय टू ताइवान, ठीक है। तो ये फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, और इससे पहले मतलब हमारा जो था ताइवान में ऐसा कोई भी हमने अनाउंसमेंट नहीं की थी। इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान बिकॉज ऑफ इट्स वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी की वजह से हमने नहीं की थी। और पहले हमारा केवल जो काम होता था ताइपी वहाँ की कैपिटल है, तो डिप्लोमेटिक फंक्शंस के थ्रू होता था। इट ऑपरेट्स अंडर द नेम ऑफ इंडिया ताइपी एसोसिएशन एंड दास विल बी इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ है। ताइवान टू हैज़ इफेक्टेड अ चेंज ऑफ गार्ड। ईस्ट एशियन पैसिफिक जो डायरेक्टर थे भूषण गैर हैज़ बीन नेम्ड ताइवान रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया, ठीक है। तो ताइवान ने भी मतलब ये चीज़ किया है कि वो क्या है, ताइवान में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कौन? भूषण गैर। और ये रिप्लेसिंग टिन चंग क्वांग हु वाज ऑन द पोस्ट फॉर 7 years द तापे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी है। अब बीजिंग ने क्या बोला है इसमें, चाइना के साइड से क्या स्टेटमेंट आई है कि वी नीड टू एडहर टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। तो हमें एक दूसरे के जो आंतरिक समझौते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिया को खासकर। दूसरी चीज़ ये, बीजिंग बुक में क्या बोला गया है, एनी प्रो एक्टिव स्टेप बाय अ फॉरेन कंट्री विद रिगार्ड टू ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, तिब्बत एंड जिनजियांग इज सेंसिटिव इन नेचर, ठीक है। तो ना ताइवान के खिलाफ किसी कंट्री फॉरेन कंट्री बोलेगी, हांगकांग के खिलाफ, ना ही साउथ चाइना सी के खिलाफ, ना तिब्बत जियांजिंग के खिलाफ, ठीक है। तो इनका ऐसा कहना है। एंड अभी तक हम जो थी वन चाइना पॉलिसी को ही एडहर हमने किया था 2010 से, लेकिन अभी हमारी पॉलिसी में थोड़ा चेंज आ रहा है 2014 से, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी के बोल रहे हैं कि उन्होंने ताइवान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था उनको भी, ठीक है। और जो तिब्बत के भी जो तिब्बत की जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, ठीक है, निर्वासित सरकार जिसको बोलते हैं, तो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है लोब्सांग शंगे शिंक्योंग, तो इनको भी बुलाया था। जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी, यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1999 बैच के IFS हैं दास, हु इज़ फ्लुएंट इन मैंडारिन एंड वाज इन बीजिंग बिटवीन 2001 to 2004, ठीक है। मैंडारिन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। एंड ही रिटर्न एज फर्स्ट सेक्रेटरी पॉलिटिकल इन 2006 एंड रिमेन देयर अंटिल 2009। ही हैड ऑल्सो सर्व्ड एज डिप्टी सेक्रेटरी। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट अभी ये भी है कि इंडो यूएस के जो टाइज़ हैं उनके बीच, मतलब इनके जब ये सेक्रेटरी रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रू हुए हैं, एंड इंक्लूडिंग द राइवल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मैकेनिज्म। क्वाड्रिलेटरल में कौन है? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। तो ये है आइटोलिजुमैब गेट्स कंट्रोलर नॉट फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़, ठीक है। तो इसका जो है ये लेटेस्ट ड्रग है टू बी अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI ने इसको अप्रूव किया है। ये मेनली जो था कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अब यूज़ की जाएगी। ये जो त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं ना, स्किन डिसऑर्डर, तो उसके लिए इसका यूज़ होता था, ठीक है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी इसको कंसिडर किया जाएगा। फेज 2 ट्रायल मतलब इसमें होगा। और 2013 में लॉन्च की गई थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन। और US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इक्विलियम हैज़ राइट्स टू डेवलप एंड सेल द ड्रग। एंड आइटोलिज्म ये जो ड्रग है ये स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ की गई थी, मल्टीपल सेलुलोसिस एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ की जाती थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि
क्यूबा में सबसे पहले इसका यूज़ हुआ इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, मतलब ये सब रिड्यूस करने के लिए। और इंडिया में ये सोल्ड की जाती है अंडर द ब्रांड नेम एल्जूमैब, ठीक है, एल्जूमैब। एंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है DCGI हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट परमिशन टू मार्केट द ड्रग अंडर रिस्ट्रिक्टेड एमरजेंसी यूज़ फॉर ट्रीटमेंट CRS क्या है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, ठीक है। जो भी पेशेंट्स हैं जो किससे सफ़र कर रहे हैं, मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये इस वजह से ये इनको दी जाएगी। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पेशेंट, जिसमें चाहिए होता है कि पेशेंट को जानकारी होनी चाहिए कि आपको ये दिया जा रहा है, तो उनका कंसेंट लिया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, किसके क्या रिपरकशंस होंगे, टू बी यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटअप ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई इसको खरीद ले, इसका स्टॉक पाइल कर ले, ऐसा नहीं है। तो ये है एंटी स्किन डिसऑर्डर ड्रग अंडरवेंट अ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट 6 NSNIM मिलिटेंट्स किल्ड इन अरुणाचल एनकाउंटर, तो ये जो थे ग्रुप लीडर भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, किलिंग ऑफ MLA, ठीक है। और 10 अदर जो स्टेट में थे मेंबर्स, उनकी भी यहाँ पे मौत, मतलब हत्या की गई थी इसके द्वारा, जो लीडर था इसके ग्रुप का। तो इंडियन आर्मी और असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, ठीक है। असम राइफल्स के बारे में अभी हम देखेंगे, और वहाँ पे मैंने DGCI के बारे में बताना भूल गई, बट अभी हम देख लेंगे वो भी। तो यहाँ पे क्या था, ऑपरेशन नियर निगनू लॉन्गडिंग, ठीक है। निगनू लॉन्गडिंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे ये हुआ, जॉइंट ऑपरेशन हुआ था, तो ये मारे गए, ठीक है। और NSCN-IM फैक्शन ऑपरेटिंग म्यांमार इज बीइंग असर्टेंड वाइल द इंजर्ड सोल्जर हैज़ बीन एवैक्यूएटेड। तो यहाँ पे 4 AK-47 यहाँ से मिली हैं, 2 चाइनीज़ MQ राइफल्स मिली है, एम्यूनेशंस मिले, IEDs मिले हैं, एंड अदर वार लाइक स्टोर्स वर रिकवर्ड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अरुणाचल प्रदेश में हमारे, वो पूरा अरुणाचल प्रदेश ही क्लेम करते हैं। एंड विद अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स द तिराप, चांगलांग एंड लॉन्गडोंग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के, ये सराउंडेड है बाय असम, नागालैंड एंड म्यांमार और वायलेंस प्रोन एरियाज वेयर दी AFSPA इज़ इन्फोर्स। तो AFSPA के बारे में आपको बताने कि कौन कौन से स्टेट में ये अभी है और कौन कौन से स्टेट में ये हटा दी गई है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, और फुल फॉर्म तो पता ही होगी सभी। तो NSCN क्या है, NSCN-IM इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नागा ग्रुप एंड इज करंटली इन पीस टॉक्स विद द सेंटर, ठीक है। लार्जेस्ट इन्फ्लुएंशियल नागा ग्रुप है जो जिसके अभी शांति समझौते को लेकर सेंटर से बातचीत चल रही है। बट कैडर्स ऑफ द आउटफिट, जो इसके मतलब जो बाकी सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं वायलेंस एक्टिविटीज़ में, मेनली ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे मैंने वही सब, वर्ल्ड पॉपुलेशन है डे है आज, तो इसकी वजह से आया है कि प्रेगनेंसीज अनसेफ अबॉर्शन टू राइज ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है। तो ये जो स्टडी है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PFI ने ये किया है सर्वे, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और प्रोविजन ऑफ सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, कि 20% डिक्लाइन हुआ है जो रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इन दीज कंट्रीज, मिड और लोअर इनकम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे, और 49 मिलियन को क्या है एक्सेस नहीं मिल पाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, बिसाइड्स अनप्लान्ड, अनवांटेड और अनइंटेंडेड ये जो प्रेगनेंसी होती है, वुमेन्स ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ आर ऑल्सो मेजर कंसर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो दोनों की होती है, क्योंकि जब वुमेन को पूरे न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा, लैक ऑफ मतलब एबनॉर्मलिटीज़, जो न्यू बेबी होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इफ़ अबॉर्शन इज़ कंसिडर्ड अ नॉन एसेंशियल सर्विस एंड एडिशनल 3.3 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन वुड अकर, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट जो है एक स्टडी कंडक्ट हुई थी PFI के द्वारा, तो इन्होंने 2015 से 2031 के लिए ये स्टडी की थी, और यहाँ पे बोला गया था कि हम पॉपुलेशन को कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इफ़ेक्टिव फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और ये क्या करेगी, 2.9 मिलियन इन्फेंट की जो डेथ होती है उसको प्रिवेंट करेगा, एंड 1.2 जो माताओं की, जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो भी इससे नहीं होगी। और फैमिली प्लानिंग सर्विस कैन प्रिवेंट 206 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये चीज़ बोला गया कि यहाँ पे ये आइलैंड है, आइलैंड विलेज चपोरी, ठीक है, कहाँ पे ये गुवाहाटी, और ये आस्था की फुल फॉर्म भी देख लो, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं, कीन ऑब्जर्वर ऑफ क्राफ्ट्स, तो ये ज्योत्सना भट्ट है, 1940 से 2020, इनकी अभी कल ही शी पास्ड अवे। तो नोन टू बी वन ऑफ इंडियाज़ प्रोमिनेंट सेरेमिक आर्टिस्ट, और बड़ौदा बेस्ड भट्ट ब्रेटेड हर लास्ट ऑन July 11th, 2 days आफ्टर शी सफर्ड स्ट्रोक, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मतलब जो भी सेरेमिक
पॉटरी वगैरह जो भी थे वो ये सब करती थी। लॉकडाउन ईजिंग बट रोड अहेड थो कोविड बिगेस्ट टेस्ट, तो ये एसबीआई के जो गवर्नर है उनका कहना है, सॉरी एसबीआई नहीं, आरबीआई के जो गवर्नर है उनका कहना है। ठीक है, कौन है? शशिकांत दास। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा तो बोला नहीं गया, बस यही बोला गया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो साइन दिख रही है कि नॉर्मलसी की ओर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रिंग ऑफ अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनिश्चितताएँ हैं कि जो भी हमारी सप्लाई चेन से लेकर जिस बैंकों की स्थिति है, डिमांड है, तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी, इम्पैक्ट होगी। एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कि ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है, आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बस यही है। नेक्स्ट यहाँ पे ओवर हाफ ऑफ इंडियन फर्म्स वल्नरेबल ऑन वेज पेमेंट्स, तो ये बोला गया है कि वल्नरेबल जो क्रिसिल है उन्होंने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लो रिकवरी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्या था, स्लोइंग कंजम्पशन विच हैड पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एडिंग टू द पैंडेमिक विल स्लो डाउन रिकवरी नहीं हो पाएगी। और वी आर एक्चुअली सेइंग दैट इवन इन 3 years वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू द लेवल्स फ्रॉम जीडीपी, मतलब हमारी इतनी ज़्यादा जो है जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी आने वाले 3 साल में भी। नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे ये जो डिबैकल ऑफ समिट डिप्लोमेसी है, तो यहाँ पे पीजे दम्बरंगी ने ये लिखा हुआ है कि जो भी नोविस है मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, जिनको नए नए जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो यहाँ पे उनको नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज़ हैं दैट शुड बी लिव डिप्लोमेसी टू डिप्लोमेट्स, लेसन यही है। एंड दे मे बी पॉन्ड्रस, वो थोड़ा स्लो हो सकते हैं, बट दे विल पिक अप सिग्नल्स विच नोविसेस विल फेल टू डिटेक्ट। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। जैसे जब 1962 का वॉर हुआ तो नेहरू ने बोल दिया था कि सीधा सीधा चाइना एज द एग्रेसर मतलब बोला था, लेकिन अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मतलब इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी क्यों है, क्यों नहीं मतलब चाइना को ये बोला जा रहा है, तो ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। और ये यहाँ पे लिखा गया है कि पहले जो वुहान समिट हुई 2018 में, तो उसमें भी यही बोला गया था कि हम मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत ये सब चीज़ें होंगी। फिर जब वो मामल्लपुरम में जब समिट हुई थी, चाइनीज़ जो जी जिनपिंग यहाँ पे आए थे, दे डिसाइडेड टू डेजिग्नेट 2020 एज द ईयर ऑफ इंडिया चाइना कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ठीक है, एंड इट सीम्स अ जोक नाउ बिकॉज ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज की जगह पे क्या दे दिया चाइना ने हमको, कोरोना वायरस हमारे पीपल को दे दिया, तो उसी का एक्सचेंज हुआ। नेहरू एंड नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे बोला गया कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं मतलब इन दोनों को। येट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर हु सक्सीडेड नेहरू ओनली मोदी हैज़ द चांस टू मैच हिम, मोदी के पास कुछ चांसेस हैं इनको मैच करने के। द नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में ही होगा। और 1952 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, और 17 years एट द टॉप इज़ अनलाइकली टू बी इक्वल्ड बाय एनीवन। ठीक है, 17 साल का उनका टेन्योर जो था ये रहा था। तो यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई हैं कि नेहरू जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो 30 साल तक तो उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया था, टिल हिज 30, और उसके बाद ही हैड नो अचीवमेंट टू हिज नेम। जब वो 40 के हुए तो 1929 में उनकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में जब वो एक सबमिट में गए थे, एंटी इम्पीरियलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द कॉमिंटर्न। ठीक है, तो तब उन्होंने जो यहाँ पे जो उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ, उसके बाद से उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो 34 years विच आर क्राउडेड इन, तो उनकी लाइफ के जो हैं 34 साल ऐसे थे जिसमें अभी हम नेहरू के बारे में सारे जो अचीवमेंट हैं, इवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है, तो ये भी उन्होंने लिखी थी। एंड मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो उसमें इनके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। द वन थिंग दे हैव इन कॉमन इज कंसर्न अबाउट इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड, तो दोनों की मतलब सिमिलरिटीज़ क्या है कि उनके क्या है जो कंसर्न थे वर्ल्ड को लेके, इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में कैसे होनी चाहिए वो थी, क्योंकि नेहरू ने भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को क्या किया था, इनकरेज किया था। वो एफ्रो एशियन ग्रुप के लीडर कहे जाते थे, एंड एंटी इम्पीरियलिस्ट इथोस थे काफ़ी ज़्यादा, और सबसे पहले मतलब इंडियन नेशनल थे वो, एंटी इम्पीरियलिस्ट से ज़्यादा इंडियन नेशनल फर्स्ट थे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है बस कि क्या मतलब उन्होंने अभी क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उनसे सीखना चाहिए। यहाँ पे एक बार असम राइफल के बारे में देख लेते हैं। 1835 में ये इसकी यूनिट शुरू हुई थी। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है ये, 1835 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रखते हैं, मेघालय की कैपिटल है, लेकिन असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में ही है। एंड दिस यूनिट वॉज कन्वर्टेड इनटू असम मिलिट्री पुलिस बटालियन 1817 में। इट कंसिडर्ड लुशाई हिल्स बटालियन, लखीमपुर बटालियन,
and Naga Hills Battalion. ठीक है, another battalion, Darang Battalion, was added just before World War I. And these battalions after their service to British World War I, तब इनको रिनेम कर दिया गया था असम राइफल्स. ठीक है, तो ये तो कुछ हिस्ट्री थी. एंड चाइनीज़ अग्रेशन जब 1962 में हुआ था, तो ये यहाँ पे ऑपरेशन कंट्रोल में असम राइफल्स के जो बटालियंस थे उनको रखा गया था. और करंटली अगर हम बात करें तो असम राइफल किसके कंट्रोल में है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास. ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास. तो ड्यूअलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल लीड्स टू प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन. इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि आईटीबीपी के साथ मर्ज किया जाएगा. लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी हो रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि सीधा मतलब एक अथॉरिटी के पास क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास. ठीक है, यहाँ पे एक बार NCDC था, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल. तो इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. और ये पहले था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो. ये कसौली हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में. उसके बाद इसको क्या किया गया? लार्जर मैंडेट किया गया कि कंट्रोलिंग इमर्जिंग एंड इमर्जिंग डिजीज़ इन 2009. ठीक है, और इट फंक्शन एज ए नोडल एजेंसी. तो ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए. एंड इट इज़ ऑल्सो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग स्पेशलाइज मैन पावर. पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती हैं ये सब वो करता है. ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के. ये कल की न्यूज़ मैं बता रही हूँ. और सेरोलॉजिकल टेस्ट और सेरोलॉजिकल सर्वेज में भी पता होना चाहिए. तो सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और वो क्रिएट किए जाते हैं इम्यून सिस्टम से व्हेन समवन इज़ इन्फेक्टेड विद द वायरस एंड एंटीजेंस इन अ पर्सनस ब्लड. ठीक है, और जो सेरोलॉजी होती है, सेरोलॉजी यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट आर लार्जली यूज फॉर सर्विलेंस अमंग कम्युनिटीज़. तो वो जनरल जो पॉपुलेशन होती है उनके सैंपल लिए जाते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं. ठीक है, जो हु हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस एंड इवन दोज हु आर एसिम्टोमेटिक. तो ये चीज़ है. यहाँ पे कल वाले न्यूज़पेपर में एक मिड डे मील के बारे में था, मिड डे मील्स आउट. तो यहाँ पे एक स्कीम है क्षीर भाग्य स्कीम. ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट की है क्षीर भाग्य स्कीम. ये क्या करती है? विच ऑफर्स फ्री मिल्क ओवर एंड अबव मिड डे मील फूड एंटाइटलमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे मिड डे मील क्योंकि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, तो मिड डे मील स्कीम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कब ये लॉन्च हुई थी और किसके अंतर्गत आती है. तो HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है उनके अंतर्गत ही आती है. 1995 से ये स्टार्ट हुई थी. ठीक है, और इसमें क्या है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको, मतलब जो फर्स्ट क्लास से और 8th क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे, उनको दिया जाएगा हॉट कुकड मील. कैसा मील दिया जाएगा? ड्राई नहीं दिया जाएगा, हॉट कुकड मील दिया जाएगा. ठीक है, अब वो भी ऐसे ही नहीं मिलेगा. वो कैसे मिलेगा? वो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स उसमें होंगे. 480 कैलोरीज उसमें होंगी 1 से 5वीं तक पढ़ने वालों के लिए, और बाकी के 750 अराउंड कैलोरीज होंगी. ठीक है, तो ये चीज़ होंगे, स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा. और बाकी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. आई होप कि आपको पता होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं. हेल्थ स्टाफ डेड ऑफ कोविड-19. तो ये जो है ये सब चीज़ें किसके तहत की जा रही हैं? जो भी मतलब अगर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनकी भी डेथ हो रही है, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनको मतलब कंपनसेशन दिया जाएगा. ठीक है, तो एक तरह से ये अम्ब्रेला स्कीम हो गई जो काफ़ी सारी स्कीम्स को कवर कर रही है ना, क्योंकि अभी 3 और मंथ के लिए क्या दिया जाएगा? राशंस भी दिया जा रहा है. नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ थी ये यही मैंने पढ़ाया था, NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के बारे में. ठीक है, तो यही सर्वे करता है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ प्लानिंग टू फॉलो अप द सेरोलॉजिकल सर्वे. तो दिल्ली में भी कर रहे हैं. और अगर हम अभी बात करें तो दिल्ली में कैसे टेस्टिंग हो रही है? 3 टेक्निक के थ्रू टेस्टिंग हो रही है. एक तो हो रहा है RT-PCR. ठीक है, RT-PCR हो रहा है जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर टेस्टिंग. दूसरा क्या हो रहा है? रैपिड एंटीजन टेस्टिंग. ठीक है, रैपिड एंटीजन क्या है? विच इज़ फास्टर. तीसरी जो है एंटीबॉडी टेस्टिंग. एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है इज़ टू चेक फॉर प्रेवलेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड इन अ बॉडी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द वायरस. ठीक है, जो भी रिकवरी के बाद हो रहा है. देन यहाँ पे है टाइम वी एंड इम्पोर्ट रिलायंस फॉर सोलर इक्विपमेंट. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा में सेटअप किया जाएगा. और ये जॉइंट वेंचर है किसका? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा बिटवीन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इनका ये जॉइंट वेंचर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेवा मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है. और एशिया का लार्जेस्ट ये क्या होगा? सोलर प्लांट होगा. ठीक है, एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट रीवा में होगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 138 करोड़ फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ दिया जाएगा. एंड चाइना जो है टॉप एक्सपोर्टर था सोलर सेल्स का एंड मॉड्यूल्स टू इंडिया बिटवीन 2019-20, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 77%
7.5% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये है, एंड ये हैड अ टोटल ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 35 गीगावाट जून 2020 के एंड में, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी हमारे मिनिस्टर है वो कौन है, तो RK सिंह। तो ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा रेवा में सोलर पावर प्लांट, ठीक है, एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। और मतलब 3 यूनिट होंगी 250 मेगावाट की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कल का जो एडिटोरियल था ठोकी राज और कोर्ट मस्ट रूल, तो ये जो अभी विकास दुबे के जो एनकाउंटर हुआ है उसी से रिलेटेड है कि अनलिशिंग स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स बाय स्टेट स्टैंड फ्रॉम क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर, नो वन वांट्स पुलिस रिफॉर्म। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कोर्ट मस्ट रूल में कि जो कार एक्सीडेंट था, एन अटेम्प्टेड एस्केप था, फिर पुलिस फायरिंग इन सेल्फ डिफेंस, तो ये डिस्ट्रस्ट एक क्रिएट करती है क्योंकि ये एनकाउंटर कल्चर को काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे रहा है और यूपी में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इट इज़ सैंक्शन बाय द रूलिंग regime and soared up by the apparent lack of popular outrage, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये हो रही है ना। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बोली गई हैं। NHRC ने रेज भी किया है, लेकिन NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक टुथलेस टाइगर के रूप में ही देखा जाता है, तो ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाता। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया, यूपी गवर्नमेंट सीम्स टू डिप्लॉय द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट अ वेराइटी ऑफ ऑफेंसेस एज इफ यूजिंग दिस एक्ट वर इम्पोजिंग अ माइनर फाइन, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ की जो स्टेटमेंट है ठोकी राज, मतलब कि अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, है ना। तो उसी के बाद से ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यही चीज़ें वहाँ पे वो पॉलिसी चलती है। एंड फर्स्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मतलब यही बोला गया कि क्या चीज़ होना चाहिए कि लिबरल डेमोक्रेसी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि यूजुअली मतलब जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि पुलिस वालों को जैसे पता रहता है कि ना अब जैसे विकास दुबे है उसको कोर्ट में ले जाएंगे तो हियरिंग होगी, हियरिंग आफ्टर हियरिंग, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। फॉर वन थिंग द इंडियन स्टेट्स कैपेसिटी टू होल्ड हुएर इट वांट्स व्हेन इट वांट्स इज़ क्वाइट हाई एंड बीइंग जुडिशियल इन्फर्मिटी इज़ यूजुअली अ पॉलिटिकल हैंड। तो मतलब जो भी जुडिशियल इन्फर्मिटी होती है उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक को हाथ होता है, तो इसलिए वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इट वॉज नो वंस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द करंट यूपी गवर्नमेंट टू हैव द ट्रूथ ऑफ दुबेस पॉलिटिकल कनेक्शन। तो ना ही उसमें योगी आदित्यनाथ का मतलब कोई इंटरेस्ट होगा कि कौन कौन से पॉलिटिकल जो इसमें हैंड्स थे वो कौन थे, क्योंकि इसमें तो सारे जो बीजेपी के जो MLA हैं उस आधे से ज़्यादा तो जेल में ही चले जाएंगे, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस है ना। तो ये सब है एंड दैट सिंपली अनलिशिंग स्टेट स्ट्रॉन्ग आर्म्स टैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी क्वेश्चन। ठोकी राज इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो यही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। दूसरा ये कि पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, प्रोटेक्ट पुलिस फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पुलिस प्रशासन में। इन्वेस्ट इन पुलिस ट्रेनिंग, शोर अप द जुडिशियल सिस्टम, बट द ट्रूथ अबाउट पुलिस मतलब नहीं हो पाएंगे ये इतने ज़्यादा। द पुलिस बाय ऑल अकाउंट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट, और नहीं होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट होता है पुलिस को लेके, बट इट इज़ नॉट क्लियर द सिचुएशन वांट्स इट ईदर। दिस इज़ नॉट जस्ट मतलब अपोजिशन का भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो भी ये रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आने वाले टाइम में अपने हैं इसको पुलिस को एक मोहरे की तरह यूज़ कर सकते हैं ना अपना। तो पुलिस इज़ द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर एनी सिटीजन। जब भी मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले सिटीजन्स के लिए पुलिस ही सबसे पहला ज़रिया होती है, तो उनको मतलब एक तरह से एक नॉर्मल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। एंड यही सब चीज़ें थी इसमें। ये डिस्कस किया गया कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कंक्लूज़न में ये कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो तो आप खुद ही ठीक हो जाओगे हेल्दी इम्यून सिस्टम से और विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जो आप अपनी जो भी बैड हैबिट्स हैं वो मतलब छोड़नी होंगी। अभी पैंडमिक का जो है बहुत अच्छा टाइम है टू ब्रेक इट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एक्सामेथासोन और रेमडेसिविर ब्लड थिनर्स आर ऑल प्रोवाइडिंग बेनिफिट ईच अदर वेरी स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस, मतलब खुद से नहीं लेनी है, जब डॉक्टर बोले तभी। एंड जो RCT जो है कंट्रोल ट्रायल्स हैं वेर डिजीज़ स्टडीड, तो यही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं, ठीक है। WHO ने बोला है कि वायरस जो है एयर बॉर्न भी है, तो यहाँ पे यही क्लैरिटी नहीं दी गई है कि वाकई में है या नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ था। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एर्दोगन साइंस डिक्री अलॉन्ग हाजिया सोफिया टू बी यूज्ड एज अ मॉस्क्यू, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चेरिश बाय क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स अलाइक फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, स्टनिंग स्ट्रक्चर एंड अ सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो 537 जो थी बाय द बेजेंटाइन एम्परर, ठीक है, जस्टिनियन 1 ने बनाई थी एज ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिश्चियन चर्चेस इन द वर्ल्ड। और ये चर्च ही रहा था 1453 तक, लेकिन बाद में इसको जो सुल्तान मोहम्मद II था, इन्होंने इनको क्या बोला,
इट वॉज यूज एज अ मॉस्क्यू फॉर 100 ऑफ ईयर सिंस देन आफ्टर द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जब मुस्तफ़ा जो अतातुर्क था, कमाल अतातुर्क, उसके टाइम पे ये क्या बन गया था, सेक्युलराइज टर्की के लिए यहाँ पे इसका मॉस्क्यू में भी यूज़ होने लगा। फिर 1935 में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो डिस्कशन एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।